दुनिया भर की तमाम दुश्वारियों और चुनौतियों के बीच आइए मुस्कुराने की एक वजह ढूंढते हैं, बढ़ाते हैं एक कदम सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ। और आज सेहत की चर्चा करते हुए हम जानेंगे जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने अस्थि शल्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्मराज सिंह, निदेशक ओमेगा प्लस हॉस्पिटल वाराणसी। तो चलिए इसी चर्चा के साथ शामिल करते हैं आप सभी दर्शकों को और स्वागत करते हैं आपका। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब बात जोड़ों की आती है तो हम बुजुर्गों को ध्यान में रखते थे एक ज़माने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है और उन चीज़ों पे भी हमारा ध्यान जा रहा है जो जन्मजात बच्चों में भी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर जोड़ों की बात करें तो कितनी कैटेगरी में हम बांट सकते हैं उसे? देखिए, जोड़ कई प्रकार के होते हैं, कुछ लोडिंग जॉइंट्स होते हैं, कुछ लोडिंग नहीं होते हैं। लेकिन हम मुख्यतः घुटने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम हमारे दिनचर्या में, नित्य क्रिया में इसमें दिक्कत आने में सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करती है। चाहे हमें कहीं जाना हो, कहीं बैठना हो, गाड़ी से जाना हो, तो घुटने की कोई भी तकलीफ़ हमें एकदम बाधित कर देती है। तो इसके बारे में ही हम लोग की चर्चा शुरू होनी है। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों से ही, जन्मजात बच्चों से। अगर उनको देखा जाए तो उनमें क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ में तो उनका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, पूरा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनके घुटने एकदम उल्टे होते हैं, तो उसको कॉन्जेनाइटल नी डिफॉर्मिटी कहते हैं कि घुटना जो पीछे मुड़ना चाहिए वो आगे मुड़ा हुआ होता है। इससे माता पिता भयभीत हो जाते हैं। जो अटेंडिंग डॉक्टर्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, तो पूरी टीम वो अलर्ट हो जाती है कि इस बच्चे को कैसे क्या करना है कि ठीक हो जाए तुरंत। तो ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें कि बच्चे को तुरंत 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के अंदर अटेंड करके जो घुटना जो उल्टा हुआ है उसको हम लोग सीधा करते हैं, स्प्लिंट लगा के, और रिड्यूस करते हैं। और हम लोग ने अनगिनत ऐसे बच्चों का इलाज किया 6 घंटे जन्म लेने के अंदर, और वो बड़े होके एकदम अच्छे उनके घुटने हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये एक वास्तविक इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति होती है जो कि तुरंत अटेंड करना होता है। खैर, ये तो बात है एक इमरजेंसी की। लेकिन जब बच्चे चलना शुरू करते हैं, पहले घुटनों पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे पकड़ के खड़े होते हैं, फिर वो चलना शुरू करते हैं। तो जब चलने की उम्र होती है तो अक्सर माँ बाप देखते हैं कि घुटने थोड़े टेढ़े दिख रहे हैं, कुछ समय के बाद और टेढ़े दिख रहे हैं, तो उसके लिए वो चिंतित हो जाते कि क्या करना है। तो इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं होती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से घुटने नरम होते हैं। हमारा घुटना जो नॉर्मली ऐसे होना चाहिए वो ज़्यादा तिरछा होने लगता है, हड्डी नरम होने की वजह से। इसका एक और कारण है कि बच्चे को साल भर के पहले से चलाना लोग शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल एज होती है 1.5 साल होती है जब बच्चे चलना शुरू करते हैं। अमूमन 1.5 साल आगे पीछे 3 महीना बच्चों का चलने का, यही 18 मंथ्स पे एज होता है। लेकिन समय से पहले चलने पे हड्डियों पे ज़्यादा प्रभाव होता है और घुटने टेढ़े होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ बेल्ट वगैरह लगा के, कुछ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने से वो एकदम करेक्ट हो जाते हैं। 6 महीने साल भर के अंदर घुटने एकदम सीधे हो जाते हैं, एकदम अच्छे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। तो ये जो चलने वाले बच्चों की बात थी। जी बिल्कुल। और इनसे अगर आगे बढ़ें एक स्टेप, अगर यही परिस्थिति को अगर माँ बाप ध्यान न दे, इसका इलाज न कराएं समय से, तो उससे क्या होता है कि घुटने, फिर बच्चा 6 साल का हो जाता है, 10 साल, 12 साल, घुटने वैसे ही टेढ़े रह जाते हैं। अंत तक वो टेढ़े रह जाते हैं कि इतनी उम्र ख़त्म हो जाती है कि वो घुटने के बढ़ने की उम्र नहीं रह जाती है, बच्चे की पूरी हाइट हो जाती है। तो अब ऑपरेशन करके इस सब चीज़ों को ठीक किया जाना पड़ेगा। वो बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। यही चीज़ शुरू में बेल्ट से और दवा से ठीक हो सकता है, और कुछ मामूली ऑपरेशन से भी ठीक हो सकता है। कि छोटा बच्चा है, उसको इतना बड़ा होना है तो इतना कवर अप होने का समय मिल जाता है। लेकिन समय से नहीं ध्यान देने पे बच्चे की हाइट पूरी आ जाती है, फिर उसको ऑपरेशन करके काट के सीधा करना पड़ता है। तो उस परिस्थिति तक आने की नौबत नहीं होनी चाहिए अगर हम अलर्ट रहें, उस चीज़ को पहले से ध्यान दें। जी बिल्कुल। और ये जो विकार होते हैं घुटनों के जो बच्चों में, या तो वो जन्मजात बच्चे हों या थोड़े से ग्रोइंग वाले भी हों, तो ये विकार उत्पन्न होने के पीछे कोई खास कारण है? जैसे मैंने बताया, एक तो जन्मजात होता है तो वो तो ठीक भी हो जाता है, और ये जो विकार जो कैल्शियम की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी, खान पान की कमी से होता है। बच्चे को आमतौर पे आप माँ का दूध 1.5 साल तक देते हैं, उसके बाद फिर आप सॉलिड डाइट पे शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे। कभी कभी बच्चे ऐसे आते हैं जो 3 साल 4 साल तक की उम्र तक भी केवल माँ के दूध पर निर्भर हैं,
जो कि बच्चे के विकास को बाधित करता है। तो इसके बारे में एक अवेयरनेस अलर्टनेस होनी चाहिए। अपने पीडियाट्रिशियन से आप संपर्क करिए कि आइडियल आहार विहार क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जब बच्चे खेलने कूदने की स्टेज तक आते हैं तो अक्सर उनमें भी देखा जाता है कि एक शिकायत वो लेकर के आते हैं पेरेंट्स के पास अक्सर कि उनके पैरों में बहुत ऐंठन और दर्द हो रही है, और स्पेशली घुटनों में जो है। देखिए, बच्चे एक वयस्क शरीर नहीं होते, वो एक बढ़ता हुआ शरीर है। कुछ हड्डियां बन गई हैं, कुछ हड्डियां अभी बन रही हैं। तो ये जो जंक्शन है ओल्ड बोन एंड न्यू बोन, जैसे एक पेड़ की टहनी होती है, जब वयस्क होती है तो ब्राउन कलर की होती है और कुछ हरी टहनियाँ होती है। तो ये जो जंक्शन है ये सबसे कमज़ोर पार्ट होता है, खासकर घुटने के आसपास। बच्चे दिन भर भागते दौड़ते रहेंगे, उस समय उनको नहीं दर्द होता, लेकिन रात को जब सोने जाते बहुत दर्द होता है घुटने में। तो उसके लिए कुछ दिन का रेस्ट करने से, मालिश करने से, कुछ फिजियोथेरेपी मशीन की सिकाई करने से और कुछ कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट देने से काफ़ी ठीक हो जाता है। बच्चों के जोड़ों के दर्द को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको समय समय पे हम परामर्श लें, उसको दिखाते रहें ताकि आगे बड़े होने पे उसमें दिक्कतें ना बनी रहें। जी बिल्कुल। और जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं और एथलीट्स अगर वो बन गए, या यूं भी कभी कभी देखा गया है कि अगर बाइक राइडर्स हैं जो है तो उनके साथ भी कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो घुटनों को परेशान करती हैं। देखिए, खासकर फुटबॉल में होता है ये, क्रिकेटर्स में भी होता है, बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं, बाइक राइडर्स भी होते हैं। तो उसमें क्या, घुटने की रस्सी टूट जाती है। घुटने में सबसे मेन रस्सी ACL होती है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसके टूटने पे घुटने में दर्द हो जाता है, सूजन होता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, समतल सड़क पे चलने पे भी दिक्कत हो जाती है। तो उसको दूरबीन टेक्निक से 2-3 दिन एडमिट करके एकदम बढ़िया हो जाता है, 2 महीने में फुल रिकवरी हो जाती है। हम लोग ने 15-20 साल पहले 18-20 साल के बच्चों का जिनका भी ऑपरेशन किया, आज 15-20 साल बीत गए हैं, वो फुटबॉल ग्राउंड के 10-20 चक्कर लगाते बड़े आराम से, अपना उनका प्रोफेशनल करियर बाधित नहीं हुआ है। जी। आप देखेंगे अक्सर जितने भी वेल नोन क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, सबका ACL रिपेयर कहीं ना कहीं हुआ होता है, रिकन्स्ट्रक्शन हुआ रहता है। तो उस ऑपरेशन को तुरंत करवाएं, उसको पेंडिंग ना रखें उसके बारे में, क्योंकि ये साइंस इतनी एडवांस हो गई, दूरबीन से हो जाता है, बहुत अच्छी रिकवरी होती है और बहुत समय से हो जाती है। तो इससे दूर भागने की या इसके बारे में जानकारी नहीं रखना उचित नहीं है। जी बिल्कुल। और कभी कभी कुछ लोग लापरवाही से या अज्ञानतावश जो है अगर ये नहीं करवाते हैं सर्जरी, नहीं करवाते तो उनका घुटने की लाइफ अगर 50-60 साल है, वो 30-40 साल की उम्र में ही घुटना इतना ख़राब हो जाता है कि रिप्लेसमेंट की स्टेज आ जाती है। तो बड़े ऑपरेशन से बचने के लिए एक छोटे से दूरबीन टेक्निक से घुटने के लिगामेंट को, रस्सी को हम सही कर लें, संभाल लें, तो वो उसमें हमारी ज़्यादा बुद्धिमानी है। जी निश्चित। और समय रहते इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए हम लोगों को कि ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो शायद नुकसान भी ज़्यादा होगा। और आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो मेनोपॉज का स्टेज हो तो भी, कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक के स्टेज में, और वो जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या, और खासतौर पर ये घुटने के समस्या। देखिए क्या होता है, प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी, फिर बच्चे का फीडिंग होता है, इसमें हमारे शरीर पे कैल्शियम का डिमांड बहुत हैवी हो जाता है। शरीर के जितने कैल्शियम का स्टोर होता है वो ख़त्म होता जाता है। तो उसके लिए इस वजह से हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं और कमर में दर्द, घुटने में दर्द विशेषकर होता है। घर का काम भी रहता है, बच्चे को भी संभालना होता है, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और ये अगर हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम तो हड्डी की मजबूती को लाता है, लेकिन कैल्शियम हमारे शरीर में पच नहीं रहा, इसलिए विटामिन डी लेना पड़ता है। विटामिन डी एक टॉनिक है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिसको लेने से कैल्शियम का पाचन बढ़ जाता है। तो अगर हम कैल्शियम विटामिन डी अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में लेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आती हैं। और गृहिणियों में यही होता है कि डिलीवरी के बाद बहुत दर्द होता है, बाद में उठना बैठना, घर का काम करना भी दूभर हो जाता है। तो ये बहुत सरल उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। कुछ दिन के लिए रेस्ट उनको देते हैं, घुटने का बेल्ट देते हैं, कमर का बेल्ट दे सकते हैं, जिससे कि उनको राहत मिलेगी। तो ये सब करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। और वो गृहिणियाँ, वो माताएं जो कि मेनोपॉज के स्टेज से गुजर रही हैं, उनके लिए बहुत कॉमन एक शब्द कहा जाता है कि जरा सा हल्का सा गिरी नहीं कि कोई ना कोई उनकी जोड़ की हड्डी या कहीं टूट गई। ये आपका कहना एकदम सही है। हड्डी इतनी खोखली हो जाती है, कैल्शियम की कमी और बढ़ती जाती है। जो हमारा नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म होता है, मेनोपॉज के बाद कैल्शियम बहुत घट जाता है। बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने के बाद भी यही समस्याएं देखी जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं कि कैल्शियम विटामिन डी के साथ में गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके हार्मोनल बैलेंस भी बनाए रखने की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है, उसके लिए सफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी बिल्कुल।
और अब एक ऐसा वैश्विक सवाल जिससे हर व्यक्ति परेशान किसी न किसी स्टेज में हो ही जाता है, वो है घुटनों का दर्द जब इतना बढ़ जाए तो हम नी रिप्लेसमेंट की बात तक जब सोचते हैं, तो वहाँ तक जाने से पहले हम क्या कुछ कर सकते हैं, पहले उस पर जानना चाहेंगे। देखिए, नी रिप्लेसमेंट पहला विकल्प कभी नहीं होता है जी। नी रिप्लेसमेंट आप तब सोचते हैं जब आपको रात को दर्द हो, आपको दवा प्रतिदिन लेनी पड़ रही है, आप अपने नित्य क्रिया, अपना नहाना, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे जाना या घर के अंदर बाहर जाना में भी आपको इतनी समस्या आ जाए कि आपको 2 बार सोचना पड़े, कोई आपको सपोर्ट करके ले जाए, तो ये तो अब एक डेफिनेट इंडिकेशन है कि नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मामूली दर्द है, आप अपना चलना फिरना बरकरार रखते हैं, दर्द कभी कभी होता है, तो आप उसको एक्सरे कराइए, ये देखिए कि घुटना कितना क्षतिग्रस्त है। हड्डी खोखली रहेगी तो हड्डी की जो घुटने की लाइनिंग और दबना शुरू होती है, वो घर्षण होता है, वो ख़राब होने लगती है। तो फिर भी ऑपरेशन पहला विकल्प नहीं है, उसके पहले भी हम लोग कुछ, घुटना जब ख़राब होता है उसके पहले सीधा ये होता है, जब ख़राब होता है अंदर की हड्डी घिसती तो ऐसे टेढ़ा होने लगता है, तो अंदर की हड्डी पहले ख़राब होती है। तो उसके लिए कुछ अलाइनमेंट के लिए हम लोग कुछ स्पेशल फुटवेयर लगा सकते हैं, कुछ बेल्ट लगा सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट दे सकते हैं, जॉइंट के लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। एक बहुत सरल तरीका है, आप तेल से मालिश करिए, ये मतलब नहीं होता है कौन सा तेल आप यूज़ करिए, आप साधारण सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ये भी यूज़ कर सकते हैं। मालिश करने से जो घुटने के आसपास के जो मांसपेशियाँ वो स्टिमुलेट होता है, जैसे घुटने का फ्लूइड बढ़ जाता है। घुटने के अंदर ब्लड नहीं होता है, घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो एक लुब्रिकेंट है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है मालिश करने से। तो मालिश करना एक बहुत अच्छा और सरल घरेलू उपाय है जिसका आप ज़रूर उपयोग करिए। और बाकी एक्सरे देखिए, बेल्ट देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो आप बहुत बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं जी। और जब प्रश्न आ ही जाता है कि घुटना प्रत्यारोपण कराना, तो मैंने बताया रात को दर्द होना, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होना, और घुटने जो सीधे नॉर्मल ऐसे होना चाहिए, एकदम टेढ़े हो जाए कि आप चलना भी बाधित हो जाए, आपको वॉकर पकड़ना पड़ रहा है, तब आपका समय आ गया घुटना प्रत्यारोपण करने के लिए। अब एक ज़माने में लोग बहुत घबराते थे घुटना प्रत्यारोपण करे कि नहीं करे, रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि घुटना प्रत्यारोपण हो जाता है और पेशेंट चल के ही हॉस्पिटल से वापस जाता है। हमारी साइंस एडवांस हो गई है, ऑपरेशन की विधि बेहतर हो गई है, सर्जन्स बेहतर हो गए, ऑपरेशन थिएटर बेहतर हो गए, और हमारे क्षेत्रीय परिवेश में तो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो गए, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हो गए, तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट हमारी सरकारी परियोजनाएं भी चल रही हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भी बहुत अच्छे स्कीम्स आ गए जिसमें घुटना प्रत्यारोपण आपका निःशुल्क होता है, तो उसका आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए, और अधिक से अधिक लोग इसके लिए अब आ भी रहे हैं। एक जागरूकता हो गई, गाँव के परिवेश से दूर दूर से लोग आते हैं। एक तो मरीज ऐसे आए जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आए, उन्होंने उसमें निःशुल्क घुटना दोनों ने एक ही दिन करवाया, दोनों लोग ने। अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में उनकी पत्नी जा रही थी और पति बाहर आ रहे थे, और हाथ एक दूसरे को, पति बोले हाँ जाओ करा लो, हम करा लिए। तो बड़ी एक भावनात्मक स्थिति थी, लेकिन ये एक जागरूकता को बताता है कि ये चीज़ अब एक आम बात हो गई। घुटना प्रत्यारोपण आप कराएं, अच्छे डॉक्टर चुनें, अच्छा हॉस्पिटल चुनें और इस योजना का लाभ लीजिए। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल प्राथमिक शर्त होती है कि जब आप अपने डॉक्टर का चुनाव करते हैं, अपने हॉस्पिटल का, तो यहाँ आपकी पूरी योग्यता दांव पर लगी होती है, क्योंकि वहीं से फिर आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है या फिर कोई गलत नतीजा भी निकल सकता है। तो जानना चाहेंगे कि जब घुटना प्रत्यारोपण की हम बात करते हैं तो किस उम्र तक ये सक्सेस होने के रेट्स ज़्यादा होते हैं? देखिए, घुटना प्रत्यारोपण हम लोग ने 25 साल की उम्र में भी किया, 30 साल की उम्र में भी किया। उसके लिए स्पेशल हाई फ्लेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन वाले घुटने लगाए जाते हैं जो कि 30 साल 40 साल चले। यंग पेशेंट्स आते हैं 25-30 साल, एक्सीडेंटल हैं या किसी वजह से घुटना ख़राब हो गया और लाचार हो गए, बेड पे पड़े, चल नहीं पा रहे, तो उनको भी हम लोग ने प्रत्यारोपण किया। आज 10 साल 15 साल बीत रहे, वो एकदम बढ़िया अपना पालथी मारते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, सब काम करते हैं, योगा करते हैं। तो एक हाईली एडवांस घुटना होता है जो कि हम कम उम्र में लगाते हैं। फिर जब आप ज़्यादा एज पे आते हैं 50 साल 60 साल के बाद, तो आपकी बहुत डिमांड्स उतने नहीं होती हैं। आपको चाहिए कि आप घर में अपना नित्य क्रिया कर लें, मार्केट चले जाए शॉपिंग के लिए, आप रिश्तेदारी में इवेंट्स होते हैं, शादियों में आप अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको दर्द से निजात चाहिए, आपका चलना फिरना निर्बाधित रहे, आपको दर्द की दवा नहीं खानी हो, तो उसके लिए सिंपल नी रिप्लेसमेंट एक अच्छा उपाय होता है।
हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट 90-95 साल में भी किया। एक अच्छा। संत जी थे, एक बाबा जी थे, वो आए, बोले मेरी उम्र इस समय 90 साल है, मुझे 100 साल तक योगा करना है। उनके घुटने काफ़ी गड़बड़ थे, तो हम लोग ने उनके लिए जो हम लोग बहुत कम उम्र में घुटना लगाते वो लगाए, और आज 5-10 साल बीत गए। वो प्रवचन देते हैं, 2-4 किलोमीटर पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, योगा करते हैं। तो देखिए, उम्र मात्र एक संख्या है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई इंडेक्स नहीं होता कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमेशा चाहिए जिस भी उम्र में हम हो। तो एज इज़ नॉट अ फैक्टर। वो आपकी सोच, आपकी इच्छा और आपका संसाधन ये डिटरमाइन करता है। जी बिल्कुल, यही चीज़ें हैं। और आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है, अब तो रोबोटिक्स के माध्यम से भी ये किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल एआई रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट भी होता है, जो एक बेहतरीन विधा है जिसको आप अपना सकते हैं अपने घुटना प्रत्यारोपण को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़, अगर हमारा स्पेसशिप मून पर लैंड करना है तो उसका ऑन ऑफ का बटन अल्टीमेटली जो साइंटिस्ट उसको सुपरवाइज करता है उसके पास होता है। तो रोबोटिक्स का यूज़ करना, उसका क्रियान्वयन करना, उसमें अगर गड़बड़ी रोबोट में भी अंतर आता है तो उसका सुधार भी सर्जन करता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स रोबोटिक्स से होते हैं, कुछ स्टेप्स सर्जन को बैलेंस करने पड़ते हैं। तो ये प्योर एंड प्योर रोबोटिक सर्जरी नहीं है। इट इज़ एन इंटरप्ले बिटवीन अ सर्जन एंड द रोबोटिक सिस्टम, जिसमें रोबोटिक आपके परफॉर्मेंस को और एनहांस कर देता है और रिफाइन कर देता है। बट एक उसके साथ एक अच्छा सर्जन का होना भी बहुत ज़रूरी है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट 5-10 साल से हमारे सिस्टम में आया, रिजल्ट्स बेहतर है, डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। वो मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि बहुत यंग लोग जो होते हैं 25-30 साल की उम्र में जिनको नी रिप्लेसमेंट, वो डेफिनेटली रोबोटिक के लिए जाए, क्योंकि रोबोटिक भी अपना एक कॉस्ट फैक्टर होता है, हर हॉस्पिटल में होता नहीं है। तो अगर रोबोटिक नहीं कराएं तो इसका मतलब ये नहीं कि नी रिप्लेसमेंट हम ना कराएं। हमें नी रिप्लेसमेंट करना है, अपने रिसोर्सेज को देखना, अपने नीड्स को देखते हुए हम लोग डेफिनेटली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जा सकते हैं। इट इज़ अ गुड ऑप्शन, बट द सर्जन शुड बी एज गुड एज वेल उसके साथ में। जी बिल्कुल, ये बात है। जी, तो इसके साथ साथ जब हम नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे कि हमें कोई परेशानी ना आए आगे चल करके? देखिए, नी रिप्लेसमेंट में हम लोग बेसिकली खाली घुटने की लाइनिंग को ठीक करते हैं, लेकिन जो मांसपेशियां हैं घुटने के ऊपर, घुटने के नीचे, वो कमज़ोर रहती हैं। आपकी चाल ढाल पुराने वाली होती है, आपको चप्पल जूते बदलने होते हैं, आपको एक्सरसाइजेस करने होते हैं कि घुटने के ऊपर नीचे की मांसपेशियां मजबूत हो जाए। आपका घुटना अब ये है, पहले ये था, तो मतलब एक साइड की मांसपेशियां कमज़ोर थीं, अब वो स्ट्रेच आउट हो गई, तो अभी भी वो बैलेंस नहीं बना है। तो उसको बैलेंस आने में 2-3 महीने समय लगता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो आप घर पे अपने से आराम से कर सकते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार छुट्टी हो जाती है तो घर पे ही सारे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। यहाँ तक कि नी रिप्लेसमेंट के बाद 3 महीने 6 महीने तक इसका रिजल्ट आता रहता है, और 6 महीने बाद तो पेशेंट इस प्रकार से चलता है, मूव करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि नी रिप्लेसमेंट हुआ है। जैसे हम लोग, आप लोग, सब लोग चल रहे हैं, वैसे उनकी भी चाल हो जाती है, एकदम नॉर्मल हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो नी रिप्लेसमेंट कर रहे हो, अक्सर हम लोग वयोवृद्ध लोगों को करते हैं, 60 साल 70 साल की उम्र में, तो उनकी हड्डियाँ उम्र के साथ में कमज़ोर होती हैं। आप पालथी मार सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, उसके लिए लेकिन शर्त है कि आपकी मांसपेशी मजबूत हो कि आप उठ सकें। दूसरी चीज़, आपका समय के साथ में जैसे बाल सफ़ेद होना है, दांतों में बदलाव आता है, हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी। तो हड्डी की गति किस गति से कमज़ोर हो रही है उसको हमको मैच करना है। और हम लोग नीचे बैठने के लिए अमूमन अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट नहीं ख़राब होता, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं, उस पार्ट की पकड़ हड्डियों पे नरम पड़ जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि आप नीचे मत बैठिए। वंस इन अ वाइल लोग नीचे बैठते हैं, काम करते हैं, और उसके लिए फिर हाई फ्लेक्स नी और बेटर एक्सरसाइजेस बताएंगे। अगर पेशेंट का मन है, जैसे मैंने बताया कि 90 साल के बाबा जी को योगा करना था, तो कैसे कर रहे हो? कर रहे हैं। तो आप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक पार्ट है, जो कि एक पहला पड़ाव है। अगला पड़ाव है, आप जैसे रिप्लेसमेंट के बहुत दिन पहले नॉर्मल चलते फिरते थे, उस स्टेज तक आना, वो फिजियोथेरेपी का काम है। तो उसमें फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका रहती है, उसमें सर्जन का बहुत रोल नहीं रह जाता। हाँ, उनका सुपरविजन में चीज़ें होती हैं जिससे वो अंतोगत्वा जो हमें परिणाम चाहिए वो हमें मिल जाए। ये चीज़ होती है, यानी कि दोनों को कोऑर्डिनेशन बराबर ज़रूरी होता है, तभी वो रिजल्ट पूरा होता है।
और जब हम घुटनों की बात करते उसी में मैं एक बात जोड़ूंगा जी। कि लोग क्या करते हैं, अपने शहर से बाहर जाके नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, लेकिन वापस आते तो उनको वो अनुकूल फिजियोथेरेपी नहीं हो पाती, क्योंकि फिर सुपरवाइजिंग सर्जन नहीं है। फिजियोथेरेपी टीम इंडिपेंडेंट काम करते हैं, क्या टारगेट अचीव करना है, घुटने में क्या कमी थी जिसको एड्रेस करना, वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो हमारे घुटना प्रत्यारोपण को जो सही एक परिणाम मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जी बिल्कुल। और घुटनों के जब दर्द की बात करते हैं तो एक तो होता है कि जो एज फैक्टर होता है, उसके साथ साथ जो क्षरण होता है हड्डियों का उस वजह से, लेकिन क्या किसी बीमारी की वजह से भी घुटनों में खराबी आ सकती है? देखिए, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की कंडीशन होती है जिसमें कि एक घुटना नहीं, हमारे शरीर के सारे जोड़ों पे प्रभाव होता है। वो भी सही समय पे सही ढंग से दवा चलाने पे वही काफ़ी कंट्रोल रहता है, तो बीमारियां नहीं आती हैं। कुछ होता है कभी भी घुटने में इन्फेक्शन हो गया, चाहे बच्चा हो या वयस्क हो, सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, हमारे घुटने में इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, तो वो एक इमरजेंसी होती है, तुरंत उसको ऑपरेशन करके साफ़ करना होता है, नहीं तो घुटना ख़राब हो जाएगा। तो कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जी। और इसके साथ साथ अब चलते चलते एक आखिरी सवाल ये कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे सारे दर्शकों को कि कैसे अपने तमाम जोड़ों के प्रति वो सतर्क रहें और ये डीले हो सके प्रोसेस जो खराबी है? देखिए, जागरूकता सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके घुटने में तकलीफ़ है, समस्याएं हैं, चाहे नवजात शिशु हो या यंग बच्चा हो और वयोवृद्ध हो, कैल्शियम के बैलेंस को हमेशा बनाए रखिए। घुटने के लुब्रिकेशन को आपको बना के रखना है, सजो के रखना है कि घर्षण हो, दिक्कतें आना शुरू हों तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, एक्सरे करवाइए, उस अपने कारण को जानिए। हम खाली पेन किलर दे देंगे आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कारण को भी समझना है। आप एक शॉर्ट टर्म के लिए पेन रिलीफ के लिए मत टारगेट करिए, कारण को समझिए किस वजह से हो रहा है ताकि वो दोबारा ना हो और आपके घुटने सुचारू रहें। जी बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जैसे हमारा एक रोटरी इंटरनेशनल के साथ एक स्वयंसेवी प्रोग्राम चल रहा है, रोटरी दिव्यांग यात्रा, जिसमें घुटने के और शरीर के अन्य जोड़ों के समस्याओं के साथ दिव्यांग लोग, क्योंकि अन्य कारण चाहे चोट से हो या जन्म से हो, विकलांग है, दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक दिव्यांग यात्रा का आयोजन है जो हमारे क्षेत्रीय, इसमें निःशुल्क सेवाएं दी जाने की बात हो रही है, उसका लॉन्च हो रहा है। इसके साथ साथ आयुष्मान योजना भी है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और तमाम अवेयरनेस के लिए आजकल तो सोशल मीडिया पे, दूरदर्शन पे, जैसे आपने संगोष्ठी मतलब एक बातचीत का दौर रखा है, ये चीज़ें आप लोग के बीच में जा रही हैं। तो अगर आप घुटना से बाधित हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके बारे में जागरूक होना और जानना सबसे आवश्यक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और जन्मजात बच्चों से लेकर के वयोवृद्ध तक क्या समस्याएं आती हैं घुटनों की और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, ये तमाम जानकारी आज हमें अपने कार्यक्रम के माध्यम से मिली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, अभी अनुमति दीजिए, नमस्कार। थैंक यू।